नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक रोमांचक उपन्यास कार में लाश पार्ट 4। खाली बंगला। दत्ता लेन पहुंचकर 12 नंबर बंगला ढूंढने में प्रभात को कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। लाल रंग का बंगला 4 दीवारी से घिरा हुआ था। लकड़ी का फाटक खोलकर प्रभात अंदर प्रविष्ट हुआ और पैदल ही मुख्य इमारत की ओर बढ़ गया। इमारत के मुख्य द्वार पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था। प्रभात के लिए यह जानना मुश्किल था कि दरवाजा भीतर से बंद है या बाहर से। दरवाजे को बाहर और भीतर दोनों ओर से बंद किया या खोला जा सकता था। कुछ सोचकर प्रभात ने कॉल बेल के पुश पर अंगूठा रखा और दबाव डालने लगा। घंटी की कर्कश आवाज उसके अपने कानों से भी टकराई। लगभग 1 मिनट तक प्रभात कॉल बेल के पुश पर अंगूठा रखे खड़ा रहा और घंटी लगातार बजती रही। जब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि बंगले के अंदर कोई नहीं है, तब जाकर उसने कॉल बेल बजाना बंद किया। उसके बाद सतर्क और सावधान निगाहों से उसने चारों ओर देखा। इस बात की पुष्टि कर लेने के बाद कि किसी की नजर उस पर नहीं है, जेब से एक मास्टर की निकालकर उसने दरवाजे के की होल में फंसा दी। थोड़ी सी कोशिशों के बाद चाबी घूम गई। प्रभात ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा निशब्द खुल गया। की होल में से चाबी निकालकर प्रभात अंदर प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने खूबसूरत ढंग से सजा हुआ हॉल था। फर्श पर गलीचा बिछा हुआ था। दीवारें आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले रंगों में रंगी हुई थी और दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। सेंटर टेबल के इर्द गिर्द सोफे बिछे हुए थे। साइड टेबल पर लाल रंग का फोन रखा हुआ था। एक और खूब बड़े साइज का टेलीविजन भी मौजूद था। सहसा प्रभात की नजर दीवार के सहारे लगे दीवान पर पड़ी। दीवान पर पीले रंग का स्ट्रैप वाला पर्स पड़ा हुआ था। कहीं यह आराधना का पर्स तो नहीं है? प्रभात के मन में विचार आया। लपक कर वह पर्स के पास पहुंचा। पर्स बेहद कीमती था। प्रभात ने स्ट्रैप पकड़कर पर्स उठाया और खोल डाला। पर्स में हाथ डालकर वह उसके अंदर की एक एक चीज निकालने लगा। पर्स में छोटे छोटे नोटों की शक्ल में 428 रुपए थे। साथ में खरीज के रूप में 1 रुपए 60 पैसे थे। एक छोटा सा लेडीज रुमाल था जिस पर एक एक कढ़ा हुआ था। आराधना का ड्राइविंग लाइसेंस था। चाबियों का एक गुच्छा भी था। इन चीजों के अलावा ढेर सारे कॉस्मेटिक्स भी थे। पर्स की तलाश से प्रभात को और कोई जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन यह जानकारी जरूर मिल गई कि आराधना कल यहाँ आई थी। 12:30 बजे वह किशोर के फ्लैट से निकली थी। उस समय पर्स उसके कंधे पर लटक रहा था, यानी वह 12:30 बजे के बाद किसी समय यहाँ आई थी। प्रभात ने सोचा 12:30 बजे के बाद वह यहाँ आई और 1 से 2 के बीच उसका कत्ल हुआ, यानी इस बात की पूरी संभावना थी कि उसका कत्ल इसी बंगले में हुआ था। प्रभात ने बंगले की तलाशी लेने का निश्चय किया। पर्स का सारा सामान उसने वापस पर्स में ठूंसा और पर्स को वहीं रख दिया जहां से उठाया था। उसके बाद वह बंगले के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ गया। गलियारे में कदम रखते ही उसे आमने सामने 4 कमरे नजर आए। एक कमरे का दरवाजा खोलकर वह कमरे में जा घुसा। दरवाजे पर नीले रंग का भारी भरकम पर्दा लटक रहा था। प्रभात ने खिड़कियों की ओर दृष्टि दौड़ाई। खिड़कियों पर भी नीले रंग के पर्दे थे, ऐसे मजबूत पर्दे जिनका टुकड़ा फटकर हाथ में आने का कोई सवाल ही नहीं था। प्रभात ने सोचा, अगर हर कमरे में ऐसे ही मजबूत पर्दे हुए तो फिर यह मान लेना पड़ेगा कि आराधना का कत्ल इस बंगले में नहीं हुआ है। कुछ देर तक वह कमर पर हाथ रखकर कमरे का जायजा लेता रहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर वह उस कमरे में घुसा। दरवाजे पर हरे रंग का पर्दा था जो एक और सरका हुआ था। सबसे पहले प्रभात की नजर सामने स्थित सिंगारदान पर पड़ी। उस पर ढेरों कॉस्मेटिक्स का सामान बिखरा पड़ा था। सिंगारदान के बगल में कबर्ड था जिसके दोनों पल्ले खुले हुए थे। कबर्ड में स्त्रियों के वस्त्र टंगे हुए थे। प्रभात ने अनुमान लगाया कि वह कमरा आराधना का होगा। कबर्ड से हटकर उसकी नजर एक खिड़की पर जा टिकी। खिड़की पर हरे रंग का पर्दा टंगा हुआ था। पर्दे का कपड़ा इतना पतला और झीना था कि खींचतान से फटकर किसी के भी हाथ में आ सकता था। प्रभात लपक कर उस खिड़की के पास पहुंचा। उस खिड़की का पर्दा सही सलामत था।
प्रभात की निगाह एक अन्य खिड़की की ओर घूमी जो पलंग के पास थी। उस खिड़की के पर्दे पर दृष्टि पड़ते ही वह उछल पड़ा। पर्दा पूरी तरह से मसला हुआ था और फटकर एक और लटक गया था। ध्यान से देखने पर प्रभात ने पाया कि उसका थोड़ा सा हिस्सा गायब था। प्रभात ने अनुमान लगाया, आराधना पलंग पर बैठी थी और हत्यारे ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। हत्यारा फंदे को कसने लगा और आराधना तड़पते हुए, मचलते हुए अपनी जान बचाने की चेष्टा करने लगी। तभी खिड़की का पर्दा उसके हाथ में आ गया और खींचतान में पर्दे का एक टुकड़ा फटकर उसके हाथ में आ गया। अब इस बात में प्रभात को कोई संदेह नहीं रहा था कि आराधना की हत्या इसी बंगले में हुई थी, इसी कमरे में हुई थी। प्रभात ने बड़ी सावधानी से कमरे की तलाशी ली। तलाशी में कोई भी ऐसा सूत्र उसके हाथ न लगा जिसकी मदद से हत्यारे के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती। कत्ल का हथियार यानी वह रस्सी भी नहीं मिली जिससे हत्या हुई थी। जरूर हत्यारा रस्सी अपने साथ ले गया होगा, प्रभात ने अनुमान लगाया। रंजीत को फोन करने का इरादा करके प्रभात कमरे से बाहर निकला और हॉल में आया। फोन की ओर बढ़ते बढ़ते एकाएक उसकी नजर सेंटर टेबल पर पड़ी। टेबल पर इंडियन एक्सप्रेस के पिछले दिन का अंक पड़ा था। प्रभात की आंखें सिकुड़ी और माथे पर बल पड़ गए। वह बड़ी गंभीरता से कुछ सोचने लगा। अखबार यहाँ कौन लाया था, आराधना या हत्यारा? और यह अखबार यहाँ कब आया, कल या आज? यह दो प्रश्न प्रभात के मस्तिष्क में हथौड़े के समान बजने लगे। तभी उसकी नजर अखबार के दाएं कोने पर लगे रबर स्टैंप पर पड़ी। स्टैंप का निशान साफ नजर आ रहा था। छपा था, नूतन न्यूज एजेंसी, पटेल मार्ग, मुकुंद मार्केट, जयनगर। अखबार को हाथ लगाए बिना प्रभात साइड टेबल की ओर बढ़ गया। फोन का रिसीवर उठाकर उसने पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया और बड़ी व्यग्रता से रंजीत के द्वारा रिसीवर उठाए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद रिसीवर उठाए जाने की क्लिक की आवाज उसके कानों में टकराई। इंस्पेक्टर चड्डा फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर। फौरन बात दूसरी ओर से कहा गया। प्रभात ने सब इंस्पेक्टर चड्डा की आवाज पहचान ली। वह बोला, चड्डा, मैं प्रभात बोल रहा हूँ, जरा रंजीत को बुलाना। इंस्पेक्टर साहब नहीं है, थोड़ी देर पहले एक कत्ल की सूचना मिली थी, वे उसी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं। ओह, देखो चड्डा, मुझे रंजीत से बहुत जरूरी काम है, तुम बता सकते हो कि वह कहाँ गया है? जी हाँ, क्यों नहीं, वे गढ़ रोड पर स्थित फ्लैट नंबर 27 में गए हैं। क्या? प्रभात बुरी तरह चौंक पड़ा। वह फ्लैट तो किशोर चावला का है, उसने सोचा। सुनो चड्डा, वह बेहद बेचैन स्वर में बोला, बता सकते हो किसका कत्ल हुआ है? जरूर बता सकता हूँ, उस फ्लैट के मालिक किशोर चावला का कत्ल हुआ है। ओह, प्रभात ने एक ठंडी सांस ली और रिसीवर रख दिया। तो किशोर का भी कत्ल हो गया, उसने सोचा। कौन हो सकता है उसका कातिल? क्या वही जिसने आराधना की हत्या की है? संभावना तो इसी बात की थी। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए प्रभात बंगले से बाहर निकला। मुख्य द्वार लॉक करके वह सड़क के किनारे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह गढ़ रोड की ओर चल दिया। उसकी मोटरसाइकिल तूफानी रफ्तार से भागकर किशोर के फ्लैट के सामने पहुंची। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। प्रभात ने उधर नजर डाली जहां किशन बैठता था। किशन वहां नहीं था, उसका सामान भी वहां नहीं था। प्रभात दरवाजे की ओर बढ़ा। एक सिपाही हाथ में डंडा लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। प्रभात उस सिपाही को पहचानता था और सिपाही प्रभात को पहचानता था। प्रभात उसके निकट पहुंचा और बिना किसी भूमिका के बोला, साहब से जाकर कहो कि मैं आया हूं। सिपाही बिना कुछ कहे फ्लैट में जा घुसा। कुछ क्षण बाद वह बाहर आया और बोला, जाइए। प्रभात फ्लैट में समा गया। फ्लैट का ड्राइंग रूम पुलिसियों से भरा पड़ा था, लेकिन किशोर की लाश प्रभात को वहां कहीं नजर नहीं आई। उसने अनुमान लगाया कि लाश दूसरे कमरे में होगी। तुम यहाँ कैसे आए? ड्राइंग रूम में उपस्थित रंजीत ने प्रभात से पूछा। कत्ल की सूचना पाकर, प्रभात ने कहा। किसके कत्ल की सूचना पाकर? किशोर के। हाँ, तुम्हें उसके कत्ल की खबर कैसे लगी? मैंने तुमसे बात करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया था। वहां मौजूद चड्डा ने बताया कि किशोर का कत्ल हो चुका है और तुमसे मेरी मुलाकात यहाँ हो सकती है। रंजीत ने हुंकारी भरी। तुम्हें किशोर के कत्ल की खबर कैसे लगी? प्रभात ने रंजीत वाला प्रश्न दोहराया। किशोर ने खुद फोन करके बताया था। क्या?
प्रभात का मुख खुला का खुला रह गया। तीव्र स्वर में वह बोला, रंजीत, तुम होश में तो हो? किशोर ने तुम्हें फोन करके कहा कि उसका कत्ल हो चुका है। जिस समय उसने फोन किया था उस समय वह जिंदा था। मरने से पहले उसने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया और कहा कि प्रेमा मेहरा ने उसे गोली मार दी है और वह बुरी तरह से जख्मी है। क्या? प्रभात एक बार फिर चौंका। उसने उसने यह कहा कि उस पर प्रेमा ने गोली चलाई थी? हाँ। तुमने प्रेमा का नाम साफ साफ सुना? हाँ, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने यह भी कहा था कि आराधना का कत्ल भी प्रेमा ने ही किया है। लेकिन प्रेमा तो इस केस में कहीं भी फिट नहीं होती। ना तो उसके पास आराधना के कत्ल की कोई वजह थी और ना ही किशोर की। उसके पास उन दोनों की कत्ल की वजह थी। रंजीत ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ वह वजह क्या थी? प्रभात ने पूछा। रंजीत एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, किशोर ने आराधना की मदद से प्रेमा के साथ बलात्कार किया था और प्रेमा उन दोनों का खून करने का निश्चय कर चुकी थी। प्रभात मन ही मन बुरी तरह चौंका। वह यह न समझ सका कि रंजीत को यह कैसे मालूम हुआ कि किशोर ने प्रेमा के साथ बलात्कार किया था। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि आराधना की मदद से किशोर ने प्रेमा के साथ बलात्कार किया था? खुद किशोर ने बताया। यानी तुम जब यहाँ पहुंचे तो किशोर जिंदा था और उसने मरने से पहले तुम्हें यह बात बताई? नहीं, यह बात भी उसने फोन पर ही बताई थी। मैं जब यहाँ पहुंचा तो वह मर चुका था। यानी सारी बातें उसने फोन पर की? हाँ। अजीब बेवकूफ था वह। फोन पर इतनी देर तक बातें करने के बजाय अगर वह डॉक्टर के पास चला जाता तो उसकी जान बच जाती। मिस्टर, जिसके सीने में गोली लगी हो, जिसके जिस्म से ढेरों खून निकल गया हो, उसके लिए चलना फिरना मुश्किल नहीं। अगर वह घिसटते हुए द्वार तक चला जाता और दरवाजा खोलकर सड़क पर पहुंच जाता तो उसे किसी न किसी की मदद हासिल हो सकती थी। उसने पुलिस को फोन डॉक्टरी मदद हासिल करने के ख्याल से ही किया होगा। फोन पाते ही मैं एम्बुलेंस और पुलिस डॉक्टर लेकर यहाँ के लिए रवाना हो गया था। यहाँ पहुंचकर तुमने क्या देखा? मैंने देखा फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और बेडरूम में फोन के पास फर्श पर किशोर की लाश पड़ी हुई थी। लाश देखते ही मैंने हेडक्वार्टर फोन करके स्क्वाड बुला लिया। यहाँ कोई ऐसा सूत्र मिला जिससे पता चलता हो कि किशोर के कत्ल में प्रेमा का हाथ है? क्या किशोर का फोन करके बताना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। किशोर मर चुका है। मरने से पहले उसने कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दिया है। उसका फोन वाला वार्तालाप भी टेप नहीं है। फिर तुम कैसे साबित करोगे कि उसने प्रेमा को अपना कातिल बताया था? उस फोन कॉल को हम सबूत के तौर पर तो पेश नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम से कम यह तो निश्चित हो गया कि दोनों कत्ल प्रेमा ने किए हैं। अब हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। प्रेमा पर नजर रखकर हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लेंगे, रंजीत ने कहा। यानी तुमने मान लिया है कि दोनों कत्ल प्रेमा ने किए हैं? प्रभात ने पूछा। हाँ, और पूछताछ के लिए मैंने उसे यहाँ बुलवाया है। एक हवलदार उसे लाने के लिए उसके घर गया है। प्रभात पुलिस से पहले प्रेमा से बात करने के लिए बेचैन हो उठा। उसे पता था कि प्रेमा इस समय घर पर नहीं होगी, वह अपनी बातिक शॉप में होगी। अगर किशोर का कत्ल प्रेमा ने किया है, रंजीत कह रहा था, तो जाहिर है वह कत्ल करने यहाँ आई होगी, और अगर वह यहाँ आई होगी तो जरूर किसी न किसी ने उसे किशोर के फ्लैट में प्रविष्ट होते हुए देखा होगा। कोई जरूरी नहीं है, प्रभात बोला। जरूरी है, रंजीत ने दृढ़ स्वर में कहा। और किसी ने नहीं तो फ्लैट के सामने बैठे बूट पॉलिश करने वाले लड़के ने जरूर देखा होगा। बूट पॉलिश वाले लड़के ने? प्रभात चौंका। वह समझ गया कि रंजीत किशन का जिक्र कर रहा था। यानी जब तुम यहाँ आए तो बाहर कोई बूट पॉलिश करने वाला लड़का बैठा हुआ था? हाँ, और लाश देखने के बाद जब मैं उससे पूछताछ करने के इरादे से बाहर गया तो वह वहां नहीं था। मेरा ख्याल है मेरी वर्दी देखकर उसे किसी गड़बड़ी की आशंका हुई होगी और वह खिसक लिया होगा। लेकिन भागकर वह जाएगा कहाँ? जैसे ही वह मिलेगा मैं प्रेमा को उसके सामने कर दूंगा। अगर प्रेमा उसकी मौजूदगी में किशोर के फ्लैट में दाखिल हुई होगी तो वह अवश्य उसे पहचान लेगा। अगर आराधना और किशोर का कत्ल प्रेमा ने किया है तो वह आदमी कौन था जिसने कल शाम पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके कहा था कि आराधना का कत्ल जितेंद्र ने किया है और लाश को अपनी कार की डिक्की में छुपाकर
ठिकाने लगाने ले जा रहा है? प्रभात ने पूछा। वह जरूर प्रेमा का भाई राकेश मेहरा रहा होगा, रंजीत ने कुछ सोचकर कहा। यानी तुम यह कहना चाहते हो कि दोनों भाई बहन ने मिलकर कत्ल किए हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। यह भी तो हो सकता है कि कल जिसने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया था वह खुद कातिल था, और आज जिसने फोन पर अपने आप को किशोर बताया था वह भी वही आदमी था। प्रभात ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। नॉनसेंस, रंजीत ने बुरा सा मुख बनाया। अगर वह कातिल था तो उसने ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत क्यों की? एक बार फोन करके उसने जितेंद्र को कातिल बताया और दूसरी बार प्रेमा को। ऐसा क्यों? इस सवाल का प्रभात के पास कोई जवाब नहीं था, अतः वह खामोश रहा। ओके, कुछ देर मौन कर रहने के बाद वह बोला, मैं चलता हूँ, तुम जांच पड़ताल पूरी कर लो, मैं हेडक्वार्टर आकर तुमसे मिलता हूँ। रंजीत ने कोई ऐतराज नहीं किया, अपना दाहिना हाथ प्रभात की ओर बढ़ा दिया। प्रभात ने उससे हाथ मिलाया और घूमकर बाहर निकल गया। कातिल कौन? प्रभात ने अपनी मोटरसाइकिल एक टेलीफोन बूथ के सामने रोकी और लपक कर बूथ में जा घुसा। हुक पर से रिसीवर उतारकर वह फटाफट नंबर डायल करने लगा। संबंध स्थापित होते ही उसने कॉइन बॉक्स में सिक्के डाले और फिर पूछा, कौन? प्रेमा? जी हाँ, दूसरी ओर से कहा गया। आप कौन? प्रभात ने प्रेमा की आवाज़ पहचान ली। वह बोला, प्रेमा, मैं प्रभात बोल रहा हूँ। कहिए भाई साहब, क्या बात है? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम अभी इसी समय शॉप से निकल जाओ और वॉर्नेट क्लब के हॉल में बैठकर मेरा इंतज़ार करो, प्रभात ने आदेश भरे स्वर में कहा। लेकिन बार्नेट क्लब में क्यों? प्रेमा के स्वर में हैरानी थी। आप यहीं आ जाइए ना, वहाँ पुलिस आने वाली है। पुलिस? किस लिए? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्या? प्रेमा का सिसकारी भरा स्वर प्रभात के कानों में पड़ा। हाँ, पुलिस का एक हवलदार तुम्हारे घर के लिए रवाना हो चुका है। अब तक वह तुम्हारे घर पहुंच गया होगा। तुम्हारी माँ से यह जानने के बाद कि तुम बातिक शॉप में हो, वह वहां पहुंचेगा। इससे पहले कि वह तुम तक पहुंचे, तुम वहां से निकल जाओ। लेकिन भाई साहब, मैंने ऐसा क्या किया है जो पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है? आराधना के बाद किशोर की भी हत्या हो चुकी है और पुलिस का ख्याल है कि दोनों हत्याएं तुमने की है। देखो, फोन पर मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता। तुम बार्नेट क्लब पहुंचो, सारी बातें वहीं पर होंगी। ओके, मैं पहुंच रही हूँ। और सुनो, हो सकता है मुझे वहां पहुंचने में कुछ देर हो जाए। तुम वहां से जाना नहीं, वहीं रहकर मेरा इंतजार करना। बहुत अच्छा। प्रभात ने रिसीवर को हुक में लटकाया और बूथ से बाहर निकला। मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह एक और चल पड़ा। उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार हर पल बढ़ती जा रही थी। मोटरसाइकिल को तूफानी गति से भगाते हुए वह भालपुरा इलाके में प्रविष्ट हुआ। इलाके के काफी अंदर घुसने के बाद उसने मोटरसाइकिल रोकी और एक टूटे फूटे मकान के सामने बैठे एक लड़के को हाथ के संकेत से अपनी ओर बुलाया। लड़का आंखों में प्रश्न, उत्सुकता और संकोच भरकर प्रभात के निकट आया। क्या बात है साहब? उसने प्रभावित स्वर में पूछा। तुम किशन का मकान जानते हो? प्रभात ने रोबदार स्वर में पूछा। कौन किशन साहब? राम किशन, स्वरूप किशन या किशन? सिर्फ किशन, बूट पालिश वाला किशन। प्रभात ने लड़के की बात काटकर कहा। अच्छा, वह किशन? हाँ साहब, उसका मकान मैं जानता हूँ, पास में ही तो है। मुझे वहां तक पहुंचाओगे? क्यों नहीं साहब, आइए। लड़का एक और चल पड़ा। प्रभात लड़के के पीछे लग गया। इस समय घर पर होगा वह? चलते चलते प्रभात ने पूछा। साहब, वैसे तो यह समय उसके धंधे का है, लेकिन आज न जाने क्यों वह जल्दी लौट आया। मैंने उसे आते हुए देखा था। प्रभात ने और कुछ नहीं पूछा। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़का बाईं ओर मुड़ा और फिर एक झोपड़ी नुमा घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। साहब, प्रभात की ओर मुड़कर वह बोला, यही है किशन का मकान? जरा आवाज देना उसे। लड़के ने घर की ओर मुख किया और उच्च स्वर में चिल्लाया, किशन, ओ किशन, अबे ओ किशन के बच्चे, बाहर आ, तुझसे एक साहब मिलने आया है। प्रभात को लड़के की आवाज लगाने के ढंग पर हंसी आ गई। तभी द्वार खुला और चौखट पर किशन नजर आया। जैसे ही उसकी नजर प्रभात पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। साहब, आप यहाँ? उसके मुख से हैरान स्वर निकला। हाँ, प्रभात ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी।
सो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। जरूरी बातें? अब कौन सी जरूरी बातें करनी है साहब? यार मुझे अंदर तो आने दो, यहाँ बाहर खड़े खड़े ही बात करोगे? आइए साहब। वह दरवाजे से हटा, लेकिन अगले ही क्षण वह दोबारा दरवाजे के सामने आता हुआ बोला, नहीं साहब, इस घर में आप जैसे कोट पतलून वाले के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए किसी होटल में बैठकर बात करेंगे। चलो, प्रभात ने कहा। अम्मा, किशन अंदर की ओर मुख करके उच्च स्वर में बोला, दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर जा रहा हूँ। चौखट पार करके किशन बाहर आया और प्रभात को लेकर एक और चल पड़ा। वह लड़का जो प्रभात को लेकर यहाँ तक आया था, अपने घर की ओर बढ़ गया। किशन प्रभात को लेकर एक साधारण से रेस्टोरेंट में घुसा। रेस्टोरेंट लगभग खाली पड़ा था। उन्होंने एक मेज हथिया ली। कहिए साहब, क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? किशन ने मेहमान नवाजी निभाते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम अपने लिए जो चाहे मंगा लो। प्रभात ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा। मैंने तो अभी अभी खाना खाया है, मैं कुछ नहीं लूंगा, किशन बोला। प्रभात ने एक सिगरेट सुलगाई। लाइटर और पैकेट वह जेब में रखने जा ही रहा था कि किशन ने संकोच भरे स्वर में कहा, साहब एक सिगरेट मुझे भी दीजिए ना। प्रभात ने पैकेट और लाइटर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तलाश में गढ़ रोड गया था। जब तुम वहां नहीं मिले तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। साहब आज मैं जल्दी चला आया। किशन ने एक सिगरेट सुलगाकर बड़े तजुर्बेकार ढंग से कश लेते हुए कहा। क्यों, कोई खास वजह? साहब ऐसी तो कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन दरअसल साहब वहाँ पुलिस आ गई थी, इसलिए मैं वहाँ से खिसक लिया, किशन ने रहस्यमय स्वर में कहा। वहाँ पुलिस आ गई थी? प्रभात ने सब कुछ जानते बूझते भी पूछा। वहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? किशोर साहब के घर में, किशन ने बताया। किशोर के घर में पुलिस? कमाल है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आंखों देखी बात है। मैं ग्राहक के इंतजार में बैठा था कि तभी एक मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर दो आदमी थे। जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसके बदन पर इंस्पेक्टर की वर्दी थी और जो दूसरा आदमी पीछे बैठा था उसके हाथ में डॉक्टरों जैसा बैग था। वे दोनों मोटरसाइकिल से उतरकर किशोर साहब के फ्लैट में जा घुसे। उनके जाने के तुरंत बाद एक एम्बुलेंस वहां आकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर मुझे किसी गड़बड़ी की आशंका हुई और मैं अपना सामान समेटकर वहां से भाग लिया। अपनी बात समाप्त करके किशन खामोश हुआ और सिगरेट का कश लगाने लगा। लेकिन तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? तुमने तो कुछ भी नहीं किया था। साहब आप इन पुलिस वालों को नहीं जानते। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा देते हैं। क्या पता वह इंस्पेक्टर मुझे भी किसी मामले में फंसा देता। लेकिन तुम्हें क्या पता कि किशोर के फ्लैट में क्या हुआ था? हो सकता है वहां कुछ ना हुआ हो, पुलिस वहां ऐसे ही आई हो। वाह साहब, आप क्या मुझे बच्चा समझते हैं? पुलिस ऐसे ही कहीं नहीं जाती, जरूर वहां कुछ हुआ होगा। तुम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां क्या हुआ होगा? प्रभात ने सिगरेट का एक कश लेकर पूछा। जी नहीं साहब, मैं कुछ अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि वहां कुछ न कुछ हुआ जरूर है। जब आप दूसरी बार किशोर साहब से मिलकर गए तो उन्होंने आपके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। उसके कुछ देर बाद एक बुढ़ा वहां पहुंचा। उसने किशोर साहब के फ्लैट की घंटी बजाई। उसके बाद उसने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर चूमा और रिवॉल्वर को वापस जेब में डाल लिया। तभी किशोर साहब ने दरवाजा खोला और वह बुढ़ा अंदर चला गया। तुम उस बुढ़े का हुलिया बयान कर सकते हो? प्रभात ने किशन को बीच में टोककर व्यग्र स्वर में पूछा। यही कोई 55-60 साल की उम्र होगी उसकी। सिर के बीच के बाल उड़ चुके थे और किनारे के बाल सफेद हो चुके हैं। बड़ी पतली बारीक सी मूछें रखी हुई हैं उसने। उठी हुई नाक, भरा हुआ चेहरा, सांवला रंग। बस साहब, इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। यह हुलिया गौतम खन्ना का था। प्रभात समझ गया कि वह बुढ़ा गौतम खन्ना था जो किशोर से मिलने गया था। एक बात बताओ किशन, प्रभात ने विचारपूर्ण मुद्रा बनाकर पूछा। जब वह बुढ़ा किशोर के फ्लैट में दाखिल हुआ तब किशोर ने दरवाजा बंद किया था या नहीं? नहीं। बुढ़ा किशोर के फ्लैट में कितनी देर रहा था? यही कोई 4-5 मिनट। 4-5 मिनट बाद वह बाहर निकला तो बस गुस्से में था। कुछ भुन भुनाता हुआ वह टैक्सी स्टैंड की ओर चला गया। साहब,
उस बुढ़े को मैंने पहले भी 2-4 बार किशोर साहब के यहाँ आते जाते देखा था। बुढ़े के जाने के बाद किशोर ने दरवाजा बंद किया था? प्रभात ने पूछा। नहीं साहब, दरवाजा वैसे ही खुला हुआ था। बुढ़े के जाने के करीब 5 मिनट बाद एक और आदमी किशोर साहब के फ्लैट में दाखिल हुआ। एक और आदमी? प्रभात चौंक कर बोला। हाँ साहब, 30-35 साल का, बिना दाढ़ी मूछों वाला, खूब गोरा और सुंदर आदमी था वह। कौन हो सकता है वह आदमी? प्रभात ने मन ही मन सोचा। क्या जितेंद्र कपूर या फिर कोई और? कहीं वह राकेश मेहरा तो नहीं था? प्रभात के मन में एकाएक नया विचार आया। वह भी तो 30-35 वर्षीय, क्लीन शेव्ड, गोरा और सुंदर है। वह आदमी किशोर के फ्लैट में कितनी देर रहा था? प्रभात ने विचारों की दुनिया से बाहर निकलते हुए पूछा। कम से कम 10 मिनट, किशन ने सोचकर कहा। वह भी पैदल आया था? हाँ साहब। उसके जाने के बाद भी किशोर ने दरवाजा बंद नहीं किया? जी नहीं। फिर? उस आदमी के जाने के 15 मिनट बाद एक जवान लड़की टैक्सी से उतरी और सैंडलें ठकठकाते हुए किशोर साहब के फ्लैट की ओर बढ़ गई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी साहब। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उस लड़की का हुलिया बता सकते हो? प्रभात ने बड़ी बेचैनी से पूछा। साहब, उस लड़की की उम्र 24-25 साल होगी। सुंदर है, गोरी है, दुबली पत्ती है और चेहरा भी लंबोतरा है। वह हुलिया प्रेमा के हुलिये से मिलता जुलता था। प्रभात समझ गया कि प्रेमा वहां गई थी, लेकिन क्यों? क्या किशोर का कत्ल करने, या फिर उसके किशोर के फ्लैट में पहुंचने से पहले किशोर का कत्ल हो चुका था? यह 2 सवाल प्रभात के मस्तिष्क में हथौड़े के समान बजने लगे। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए उसका प्रेमा से मिलना जरूरी था। बिना प्रेमा से मिले वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। वह जल्द से जल्द प्रेमा के पास पहुंचने के लिए उतावला हो उठा, लेकिन उससे पहले किशन से पूछताछ जरूरी थी। वह लड़की किशोर के फ्लैट में कितनी देर रही थी? उसने पूछा। जी, यही कोई 1-2 मिनट। 1-2 मिनट बाद वह हड़बड़ाई सी बाहर निकली थी। तब उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नहीं थे। वह बहुत डरी और घबराई लग रही थी। फ्लैट से निकलकर वह तेज कदमों से टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ गई। इतना कहकर किशन रुका और फिर कुछ क्षण बाद उसने पूछा। लेकिन साहब, आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? यह सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कहकर प्रभात क्षण भर के लिए खामोश हुआ और फिर उसने बेहद गंभीर स्वर में अपना वाक्य पूरा किया। क्योंकि किशोर का कत्ल हो चुका है। जी? किशन की आंखें माथे से जा लगी। किशोर साहब का कत्ल हो चुका है? हाँ, किसी ने उसे गोली मार दी। अच्छा, यह बताओ, उन तीनों के बाद क्या कोई और किशोर से मिलने आया था? उसके बाद ही तो वह पुलिस इंस्पेक्टर आया था, जिसे देखकर मैं भाग खड़ा हुआ था। लड़की के जाने के कितनी देर बाद वह आया था? तुरंत बाद। लड़की टैक्सी स्टैंड की ओर गई और दूसरी ओर से मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस आई। लेकिन साहब, किशोर साहब का कत्ल किसने किया? जाहिर है कि उन तीनों में से किसी एक ने किया होगा। बुढ़े ने, 30-35 साल वाले आदमी ने, या फिर लड़की ने। तुम बता सकते हो कि उन तीनों में से कौन कातिल हो सकता है? नहीं साहब, मैं नहीं बता सकता। किशन, अच्छी तरह याद करके बताओ कि तुमने किशोर को आखिरी बार कब देखा था? बुढ़े के लिए दरवाजा खोलते समय या उसके बाद कभी? किशन कुछ क्षण सोच विचार में डूबा रहा, फिर बोला। मैंने आखिरी बार किशोर साहब को तब देखा था जब बुढ़े ने घंटी बजाई थी और उन्होंने दरवाजा खोला था। उसके बाद किशोर साहब मुझे एक बार भी नजर नहीं आए और उसके बाद दरवाजा हमेशा खुला रहा था। क्यों? जी हाँ। यानी उन तीनों में से कोई भी हत्यारा हो सकता है? जी हाँ। तुम उन तीनों को फिर कभी देखो तो पहचान लोगे? प्रभात ने आशा भरे स्वर में पूछा। क्यों नहीं पहचानूंगा साहब, जरूर पहचान लूंगा। गुड। प्रभात की आंखें चमक उठी। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, बुढ़े के फ्लैट में दाखिल होने और लड़की के बाहर आने के दौरान तुमने किशोर के फ्लैट से गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं साहब। प्रभात ने अनुमान लगाया, या तो हत्यारे ने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर प्रयोग किया होगा या फिर उस कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद होंगे जिसमें किशोर का कत्ल हुआ, जिसकी वजह से गोली की आवाज बाहर न जा सकी होगी। अच्छा, यह बताओ,
उस दौरान कोई चीख की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ी थी? जी नहीं। प्रभात ने सोचा, या तो किशोर गोली लगने पर चीखा ना होगा, या फिर अगर वह चीखा होगा तो चीख की आवाज किशन के कानों तक नहीं पहुंची होगी। प्रभात गंभीर मुद्रा बनाकर कुछ सोचने लगा। साहब, एक बात पूछूं? तभी किशन ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। पूछो। आपकी इन बातों में क्या दिलचस्पी है? आप किशोर साहब के हत्यारे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? मैं किशोर के हत्यारे के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और उसके हत्यारे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहता हूँ। प्रभात ने गंभीर स्वर में कहा। आप जासूस हैं? किशन हकलाया। हाँ, और अगर मैं तुम्हारी मदद से हत्यारे को गिरफ्तार करवाने में कामयाब हो गया तो तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा। 100 रुपए? किशन के मुख से अविश्वास भरा स्वर निकला। हाँ, 100 रुपए। यह भी हो सकता है कि ज्यादा मिल जाए। लेकिन साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें सिर्फ उन तीनों को पहचानना होगा, यानी बुढ़े को, जवान आदमी को और लड़की को। हाँ, लेकिन वे लोग मेरे सामने आएंगे तभी तो मैं उन्हें पहचानूंगा ना। वे लोग आज ही तुम्हारे सामने आएंगे, प्रभात ने विश्वास भरे स्वर में कहा। फिर क्या है साहब, मैं उन्हें पहचान लूंगा, किशन चुटकी बजाकर बोला। प्रभात ने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला। पर्स में से उसने 100 का नोट बाहर खींचा और किशन की ओर बढ़ाते हुए पूछा, यहाँ से दत्ता लेन को कोई बस जाती है? हाँ साहब, 22 नंबर की बस जाती है। तो तुम उस बस पर सवार होकर दत्ता लेन पहुंचो और मेन बस स्टॉप पर खड़े होकर मेरा इंतजार करो। किशन के चेहरे पर एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के भाव आए, लेकिन फिर वह सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है साहब। 100 का नोट प्रभात से लेकर उसने अपनी पतलून की जेब में ठूस दिया। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों वहां आए जहां प्रभात की मोटरसाइकिल खड़ी थी। चलो, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, प्रभात ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। किशन ने कोई ऐतराज नहीं किया, खामोशी से पीछे बैठ गया। प्रभात ने किशन को भालपुरा के बस स्टॉप पर छोड़ा और बारनेट क्लब की ओर बढ़ गया। वह जल्द से जल्द बारनेट क्लब पहुंचकर प्रेमा से बात करना चाहता था। फोन पर चैलेंज। प्रभात ने बारनेट क्लब के हॉल में कदम रखा। उसने हॉल के इस कोने से उस कोने तक दृष्टि दौड़ाई। एकांत में स्थित एक मेज पर प्रेमा अकेली बैठी आइसक्रीम खा रही थी। प्रभात लंबे डग भरता हुआ उस मेज के निकट पहुंचा और प्रेमा के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने महसूस किया प्रेमा कुछ भयभीत और घबराई सी नजर आ रही थी। प्रेमा, प्रभात ने बैठते ही कहा, मैं तुमसे जो कुछ पूछूं उसका सच सच जवाब देना। झूठ बोलने की कोशिश हरगिज मत करना। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? प्रेमा ने आइसक्रीम के कप में चम्मच हिलाते हुए कहा। बोलोगी तो अपना ही अहित करोगी। इंस्पेक्टर रंजीत चौधरी ने तुम्हें आराधना और किशोर का कातिल मान लिया है और तुम्हारी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहा है। उसे यह भी मालूम हो चुका है कि आराधना की मदद से किशोर ने तुम्हें खराब किया था। प्रेमा का चेहरा सफेद हो गया। हकलाए स्वर में उसने पूछा, उसे यह बात कैसे मालूम हुई? पता नहीं, और यह बात जानते ही वह कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गया है कि चूंकि आराधना का सहारा लेकर किशोर ने तुम्हें खराब किया था, अतः राकेश के साथ मिलकर तुमने उन दोनों की हत्या कर डाली। उसका ख्याल एकदम गलत है। मैंने कोई हत्या नहीं की, प्रेमा विरोधपूर्ण स्वर में बोली। प्रभात ने अपने दोनों नेत्र प्रेमा के चेहरे पर टिका दिए और परखने वाली निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, आज तुम किशोर से मिलने गई थी? नहीं तो, प्रेमा हड़बड़ाई स्वर में बोली। मैं भला उससे मिलने क्यों जाती? वह प्रभात से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। मेरी तरफ देखकर बात करो, प्रभात कठोर स्वर में बोला। नजरें चुराने की कोशिश मत करो। प्रेमा ने नजरें उठाकर प्रभात की ओर देखा, लेकिन प्रभात की निगाहों का सामना वह न कर सकी। निगाह झुकाकर वह आइसक्रीम के कप की ओर देखने लगी। प्रेमा, प्रभात गंभीर स्वर में बोला, झूठ बोलकर मेरी निगाहों में संदिग्ध मत बनो। मुझे यह सोचने पर मजबूर मत करो कि आराधना और किशोर का कत्ल तुमने किया है। आपके सोचने या न सोचने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैंने किशोर और आराधना का खून नहीं किया है तो नहीं किया है, प्रेमा दृढ़ स्वर में बोली। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं स्वीकार करती कि तुम आज दोपहर को किशोर से मिलने गई थी? जब मैंने
फोन पर तुम्हें किशोर के कत्ल की खबर दी थी, तब भी तुमने कोई हैरानी प्रकट नहीं की थी। इसका साफ मतलब है कि मेरे बताने से पहले ही तुम्हें मालूम हो चुका था कि किशोर का कत्ल हो चुका है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे उसके कत्ल की खबर लग चुकी थी, लेकिन यह झूठ है कि मैं उससे मिलने गई थी। हाँ, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मैं उसका खून करने के इरादे से उसके घर गई थी। खून करने के इरादे से? प्रभात के मुख से हैरान स्वर निकला। हाँ, लेकिन तुम पर एकाएक क्या खप सवार हो गया कि तुम उसका खून करने के इरादे से निकल पड़ी? उसने मुझे फोन किया था। फोन पर उसने कहा कि मुझे खराब करने वाला वही है और अगर मुझ में दम है तो मैं आकर उसका कत्ल कर जाऊं। उसने ऐसा कहा? प्रभात की हैरानी और बढ़ गई। हाँ, उसका ख्याल था कि आराधना का कत्ल मैंने किया है, इसलिए वह मुझे चैलेंज कर रहा था और तुम उसका चैलेंज स्वीकार करने शॉप से निकल पड़ी। हाँ, फोन सुनकर मेरा खून खौल उठा, मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं उसके कत्ल का निश्चय करके अपनी पिस्तौल लेकर निकल पड़ी। फिर टैक्सी करके मैं किशोर के फ्लैट पहुंची। बाहरी द्वार खुला हुआ था। मैं बेधड़क अंदर घुस गई। ड्राइंग रूम खाली पड़ा था। मैंने पर्स से पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया और किशोर के बेडरूम में जा घुसी। बेडरूम में प्रविष्ट होते ही मैं सन्न रह गई। फर्श पर खून के तालाब में डूबी किशोर की लाश पड़ी थी। लाश देखकर मैं एकदम भयभीत हो उठी। मैंने पिस्तौल को वापस पर्स में डाला और बाहर निकल गई। टैक्सी स्टैंड तक मैं पैदल गई और वहां से टैक्सी पकड़ ली। यानी मेरा फोन आने के कुछ देर पहले ही तुम शॉप वापस लौटी थी? प्रभात ने पूछा। जी हाँ। तुम अपने साथ जो पिस्तौल ले गई थी वह इस समय कहाँ है? मेरे पर्स में। दिखाओ। प्रेमा ने अपना पर्स खोला और एक छोटी सी खिलौना सी खूबसूरत पिस्तौल प्रभात की हथेली पर रख दी। प्रभात ने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर उसमें झांका। चैम्बर में 6 गोलियां मौजूद थी। चैम्बर बंद करके उसने नाल को सूंघा। नाल में से बारूद की गंध नहीं आ रही थी। यानी इस पिस्तौल से हाल ही में कोई गोली नहीं चलाई गई है। प्रभात ने सोचा। इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? पिस्तौल प्रेमा को वापस करते हुए उसने पूछा। हाँ है। पिस्तौल को पर्स में ठूंसते हुए प्रेमा ने उत्तर दिया। सहसा प्रभात को कुछ याद आया। वह बोला, प्रेमा एक बात बताओ, आराधना कौन सा अखबार पढ़ती थी? अखबार? हाँ अखबार, न्यूज़पेपर। कहीं वह इंडियन एक्सप्रेस तो नहीं पढ़ती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वह कोई अखबार नहीं पढ़ती थी। उसे अखबार के नाम से ही चिढ़ थी। वह अखबार पढ़ना तो क्या, छूना या देखना भी पसंद नहीं करती थी। प्रेमा ने बताया। और तुम कौन सा अखबार पढ़ती हो? मैं तो पैट्रियट पढ़ती हूँ। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, यह बताओ, तुम अभी हाल में कभी जितेंद्र के दत्ता लेन वाले बंगले में गई थी? नहीं, मैं वहां आज तक एक बार ही गई हूँ। उस दिन जब आराधना ने मुझे फोन करके बुलाया था और धोखे से। प्रेमा वाक्य अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। आई सी। प्रभात उठ खड़ा हुआ और फिर बोला, चलो। कहाँ? प्रेमा ने पूछा। जहां मैं ले चलूं। प्रेमा ने अपना पर्स खोलकर उसमें से 10 का एक नोट निकाला। नोट को आइसक्रीम के कप के नीचे दबाकर वह उठी और बोली, चलिए। दोनों बाहर आए। दोनों उधर बढ़ चले जिधर प्रभात की मोटरसाइकिल खड़ी थी। प्रभात ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। प्रेमा पीछे बैठ गई। प्रभात ने मोटरसाइकिल भगा दी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पटेल मार्ग पर पहुंची। मोटरसाइकिल की रफ्तार प्रभात ने कम कर दी और सड़क के दोनों ओर देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी निगाह एक छोटी सी इमारत पर पड़ी और उसके चेहरे पर निश्चिंतता और इत्मीनान के भाव आ गए। इमारत के ऊपरी हिस्से पर खूब बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, मुकुंद मार्केट। प्रभात ने इमारत के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और प्रेमा से बोला, प्रेमा मैं अभी आया, तुम यहीं ठहरो। जी। प्रेमा ने सहमति में सिर हिला दिया। प्रभात मुकुंद मार्केट की ओर बढ़ गया। उस इमारत में गोलाई में एक एक कमरे की 20 दुकानें थी। उन दुकानों में नूतन न्यूज एजेंसी नामक एक बुक स्टॉल था। प्रभात बुक स्टॉल के सामने जा खड़ा हुआ। कुछ देर तक वह बुक स्टॉल के मालिक से बात करता रहा और फिर आंखों में एक चमक और होठों पर मुस्कान लेकर मोटरसाइकिल के पास वापस लौटा। प्रेमा मोटरसाइकिल के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी।
मोटरसाइकिल स्टार्ट करके प्रभात प्रेमा के साथ दत्ता लेन की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से उसने किशोर की फ्लैट फोन किया। किशोर चावला हियर, दूसरी ओर से कहा गया। प्रभात ने स्वर पहचान लिया। स्वर रंजीत का था। भाई साहब, हंसते हुए प्रभात बोला, मरा हुआ आदमी किसी से बात नहीं कर सकता। ओह, तो यह तुम हो? दूसरी ओर से रंजीत ने कहा। हाँ, मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त प्राइवेट डिटेक्टिव प्रभात कुमार सिन्हा। प्रभात ने नाटकीय स्वर में कहा। देखो प्रभात, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए जो कुछ कहना है साफ साफ और जल्दी कहो। जान सकता हूँ तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि प्रेमा लापता हो गई है, ढूंढे से भी नहीं मिल रही है। अगर मैं प्रेमा का पता बता दूं तो? तुम प्रेमा का पता बता सकते हो? तुम जानते हो कि वह कहाँ छुपी हुई है? रंजीत का उत्तेजित स्वर प्रभात के कानों से टकराया। वह न तो कहीं छुपी हुई है और न लापता है। प्रभात गंभीर स्वर में बोला, इस समय वह मेरे साथ है। क्या? तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ। तुम उसे लेकर अभी और इसी समय यहाँ पहुंचो। आई वॉन्ट हर इमीडिएटली। सॉरी, मैं उसे लेकर वहां नहीं आ सकता, बल्कि तुम्हें वहां आना होगा जहां मैं बुलाऊं। क्या बक रहे हो तुम? रंजीत का चीख भरा स्वर आया। बंदा नवाज, मैं बक नहीं रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। यह मेरे फायदे की बात है। एक कातिल को साथ लिए फिर रहे हो, उसे मेरे पास लाने से इनकार कर रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि जहां बुलाओगे मुझे वहां आना पड़ेगा। उसके बाद भी दावा कर रहे हो कि तुम मेरे फायदे की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि आराधना का कत्ल कहां हुआ था। क्या यह तुम्हारे फायदे की बात नहीं है? तुम जानते हो कि आराधना का कत्ल कहां हुआ था? बिल्कुल जानता हूं। कहां हुआ था? जल्दी बताओ। रंजीत का व्यग्र स्वर प्रभात के कानों में गूंजा। जितेंद्र कपूर के दत्ता लेन वाले बंगले में। आर यू श्योर? 100%। कुछ क्षण लाइन पर खामोशी छाई रही। फिर रंजीत ने पूछा, प्रभात, तुम कहां से बोल रहे हो और मुझे कहां बुलाना चाहते हो? मैं तुम्हें वहीं बुलाना चाहता हूं जहां आराधना का कत्ल हुआ था। यानी जितेंद्र के दत्ता लेन वाले बंगले में? हाँ, और मैं चाहता हूं कि तुम इस केस से संबंधित अन्य लोगों को भी अपने साथ लेकर आओ। अन्य लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम अपने साथ सुषमा खन्ना, गौतम खन्ना और जितेंद्र कपूर को भी लाओ। प्रभात बोला। लेकिन क्यों? ताकि मैं सुषमा, प्रेमा, गौतम और जितेंद्र में से किशोर और आराधना के कातिल को चुनकर तुम्हारी झोली में डाल सकूं। यानी इन्हीं चारों में से कोई एक हत्यारा है शायद। कहकर प्रभात ने रिसीवर को हुक पर लटकाया और बूथ से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और प्रेमा पीछे बैठ गई। मोटरसाइकिल दत्ता लेन की ओर दौड़ पड़ी। इंडियन एक्सप्रेस। प्रभात ने अपनी मोटरसाइकिल दत्ता लेन के मेन बस स्टॉप के सामने ले जाकर रोकी। उसने देखा किशन बस स्टॉप के निकट मौजूद फल वाले के ठेले के सामने खड़ा था और 20 रुपए किलो वाला अंगूर खा रहा था। क्यों ना खाता, बैठे बिठाए 110 रुपए की आमदनी जो हो गई थी। प्रभात पर नजर पड़ते ही जल्दी जल्दी उसने अंगूर खत्म किए और प्रभात के निकट पहुंचा। एकाएक उसकी नजर प्रेमा पर पड़ी, पर उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो गई। उसने अपना मुख प्रभात के कान से सटा दिया और फुसफुसाया, साहब, ये वही लड़की है जो किशोर साहब के फ्लैट में दाखिल हुई थी। मुझे मालूम है, प्रभात मुस्कुराकर बोला। भाई साहब, तभी प्रेमा ने पूछ लिया, यह क्या कह रहा था आपके कान में? यह कह रहा था कि आज दोपहर को इसने जिस लड़की को किशोर के फ्लैट में घुसते देखा था वह तुम थी। प्रभात के होठों पर अब भी मुस्कान थी। लेकिन इसने मुझे कैसे देख लिया? यह वहां कहाँ था? प्रेमा ने पूछा। यह लड़का किशन किशोर के फ्लैट के पास बैठकर बूट पॉलिश करता है। इसने तुम्हें किशोर के फ्लैट में प्रविष्ट होते देखा था। ओह किशन, मेम साहब को सलाम करो। सलाम मेम साहब, किशन दांत निकालकर बोला। प्रभात ने मोटरसाइकिल को किक लगाई और कहा, किशन तुम यहीं ठहरो, मैं अभी 2 मिनट में आया। जी साहब, किशन ने सिर हिलाया। प्रेमा बैठो। प्रेमा पीछे बैठ गई। प्रभात ने मोटरसाइकिल भगा दी। मोटरसाइकिल तीसरी सड़क पर पहुंची और फिर जितेंद्र कपूर के बंगले के सामने जा खड़ी हुई। प्रभात के आदेश पर प्रेमा मोटरसाइकिल से उतर गई। प्रेमा,
प्रभात ने मोटरसाइकिल मोड़ते हुए कहा, तुम बंगले के पोर्टिको में चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी किशन को लेकर आया। जी भाई साहब, कहकर प्रेमा लकड़ी के फाटक की ओर बढ़ गई। प्रभात ने अपनी मोटरसाइकिल बस स्टैंड की ओर भगा दी। कुछ क्षण बाद वह फिर किशन के सामने था। किशन को लेकर वह जितेंद्र के बंगले पर वापस लौटा और मोटरसाइकिल समेत अंदर पहुंच गया। मोटरसाइकिल उसने पोर्टिको में ले जाकर रोकी। भाई साहब, अब तो बताइए क्या बात है? प्रेमा परेशान स्वर में बोली। आखिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? सब पता चल जाएगा, प्रभात ने प्रेमा की पीठ थपथपा कर कहा। थोड़ी देर और सब्र करो। इतना कहकर वह किशन की ओर मुड़ा। किशन, अभी कुछ देर में यहाँ कुछ व्यक्ति आने वाले हैं। तुम्हें उनमें से उन दोनों आदमियों को पहचानना है जो इन मेम साहब से पहले किशोर के फ्लैट में दाखिल हुए थे। अगर वे दोनों उन लोगों में हुए जो आने वाले हैं तो मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा, किशन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। गुड। प्रभात ने किशन की पीठ थपथपाई और इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी निगाह एक और बड़े नौकरों के क्वार्टरों पर पड़ी। उसने कुछ सोचा और प्रेमा को वहीं खड़े रहने का आदेश देकर किशन के साथ उधर बढ़ गया। एक एक कमरे के 4 क्वार्टर थे जो खाली पड़े थे। कमरे धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों से भरे पड़े थे। प्रभात ने चारों कमरों का मुआयना किया और किशन से बोला, किशन, तुम यहीं बैठकर इंतजार करो, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुम्हें आवाज दे लूंगा। लेकिन क्यों साहब? किशन ने हैरान स्वर में पूछा। अगर मैं आपके साथ ही रहूं तो क्या हर्ज है? बहुत हर्ज है। जो लोग आने वाले हैं उनसे मुझे कुछ सवाल करने हैं। मैं चाहता हूं उनको तुम्हारे सामने करने से पहले मैं उनसे जो कुछ पूछना चाहता हूं पूछ लूं। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। प्रभात ने एक बार फिर किशन की पीठ थपथपाई और बोला, अच्छा मैं चलता हूं, तुम अंदर बैठकर आराम करो। ध्यान रहे मेरे बुलाने के पहले किसी की नजर तुम पर न पड़ने पाए। नहीं पड़ेगी साहब, आप बेफिक्र रहिए। प्रभात प्रेमा के पास वापस आया। किशन को कहाँ छोड़ आए? प्रेमा ने उसे अकेला देखकर पूछा। सर्वेंट क्वार्टर में। जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा, प्रभात बोला। प्रेमा खामोश हो गई। तभी एक मोटरसाइकिल बंगले में प्रविष्ट हुई। मोटरसाइकिल पर रंजीत सवार था। मोटरसाइकिल के पीछे एक जीप थी। जीप पर एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही थे। अंत में एक डैटसन कार बंगले में प्रविष्ट हुई। कार की ड्राइविंग सीट पर जितेंद्र कपूर बैठा था और पिछली सीट पर सुषमा और गौतम खन्ना थे। तीनों गाड़ियां एक के पीछे एक आकर खड़ी हो गई। रंजीत मोटरसाइकिल से उतरकर वहां आया जहां प्रभात और प्रेमा खड़े थे। उसने प्रेमा से कुछ पूछने के लिए मुख खोला ही था कि प्रभात बोल पड़ा, तुम्हें प्रेमा से जो कुछ पूछना है बाद में पूछना, अभी वह काम होने दो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यानी आराधना और किशोर के कातिल को चुनकर मेरी झोली में डालने वाला काम? रंजीत ने प्रेमा से पूछताछ का इरादा बदलते हुए पूछा। करेक्ट। सुषमा, जितेंद्र और गौतम खन्ना भी कार से उतरकर उनके निकट आ गए थे। तीनों के चेहरे पर चिंता और परेशानी के लक्षण थे। मिस्टर प्रभात, जितेंद्र ने प्रभात के सामने आकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? क्यों नहीं जान सकते, जरूर जान सकते हैं। आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप सबसे पूछताछ करके आराधना के कातिल तक पहुंचा जा सके, प्रभात ने शांत स्वर में कहा। आप अपनी पूछताछ बंगले पर आकर भी तो कर सकते थे। कहीं और पूछताछ करना मुमकिन होता तो मैं आप लोगों को यहाँ हरगिज ना बुलाता। वैसे यकीन कीजिए, ये मेरी आखिरी पूछताछ है। इसके बाद मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, जितेंद्र ने शुष्क स्वर में कहा। आप अपनी पूछताछ जल्दी खत्म कीजिए और मुझे छुट्टी दीजिए। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी थका हुआ हूँ, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो आप यह बताइए कि क्या आपका यह बंगला हमेशा खाली पड़ा रहता है? जी हाँ। आपको यहाँ कोई नौकर रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती? नहीं। वैसे रात को यहाँ एक चौकीदार रहता है। आपको याद है आप इस बंगले में आखिरी बार कब आए थे? शायद 3-4 दिन पहले, जितेंद्र ने कुछ सोचकर कहा। कल या आज नहीं? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, शायद कल किसी समय आप यहाँ आए हों या फिर आज सुबह आए हों। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल मैं 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में था और उसके बाद आराधना की लाश बरामद हो जाने के बाद कहीं जाने की बात ही नहीं उठती।
और आज की तो बात ही मत कीजिए। आज सुबह प्रीतम सिंह से आपकी मुलाकात करवाने के बाद मैं आराधना के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया था। उसका अंतिम संस्कार करके मैं लौटा और आराम करने के इरादे से पलंग पर लेटा ही था कि इंस्पेक्टर साहब का बुलावा आ गया। बस मैं कपड़े बदलकर निकल पड़ा। आप आराधना का अंतिम संस्कार करके सीधे घर लौटे थे या कहीं और भी गए थे? सीधा घर लौटा था। क्यों? आप किशोर से मिलने उसके फ्लैट नहीं गए थे? प्रभात ने महत्वपूर्ण सवाल किया। बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि किशोर का कत्ल हो चुका है? हाँ पता है, इंस्पेक्टर साहब ने बताया था। अच्छा, एक बात बताइए, आराधना कौन सा अखबार पढ़ती थी? कोई सा भी नहीं, उसे अखबार पढ़ने का कतई शौक नहीं था। और आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। खन्ना साहब, प्रभात गौतम खन्ना से संबोधित हुआ। आप आराधना के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे? हाँ हुआ था। उसके बाद आप सीधे घर लौटे थे या कहीं और गए थे? मैं सीधा घर लौटा था, कहीं और नहीं गया था। किशोर से मिलने भी नहीं? नहीं, मैं उससे मिलने क्यों जाता? क्या यह सच है कि आराधना को अखबार पढ़ने का शौक नहीं था? हाँ यह सच है। वह तो अखबार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। आपको तो अखबार पढ़ने का शौक होगा। हाँ बहुत शौक है। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? इंडियन एक्सप्रेस। आप इस बंगले में कभी आए हैं? याद नहीं, शायद 1-2 बार आया हूँ। आज या कल? नहीं। एक बार फिर याद करके बताइए, आराधना के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद क्या सचमुच आप सीधे घर लौटे थे? क्या आप किशोर से मिलने उसके फ्लैट नहीं गए थे? कितनी बार दोहराना पड़ेगा कि मैं किशोर से मिलने नहीं गया था? बस एक बार और दोहरा दीजिए। मैं वहां से सीधा घर लौटा था। उसकी थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब का फोन आया कि मैं सुषमा को लेकर किशोर के फ्लैट पहुंच जाऊं। मैं टैक्सी में बैठकर वहां पहुंचा तो वहां मुझे जितेंद्र नजर आया। जितेंद्र की कार में बैठकर हम लोग इंस्पेक्टर साहब के साथ यहाँ चले आए। गौतम खन्ना ने रोषपूर्ण स्वर में कहा। मिस्टर प्रभात, तभी जितेंद्र कपूर बोल उठा। हम लोग यहाँ खड़े खड़े कब तक बातें करेंगे? मेरा ख्याल है हमें अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। अंदर भी चलेंगे साहब, इतनी जल्दी क्या है? पहले बाहर वाला मामला तो निपट जाए। बाहर वाला मामला? जितेंद्र ने उलझनपूर्ण स्वर में पूछा। जी हाँ, बाहर वाला मामला। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं 1 मिनट में आया। अपनी बात समाप्त करके प्रभात नौकरों को क्वार्टर की ओर बढ़ गया। किशन। क्वार्टर के निकट पहुंचकर प्रभात ने आवाज लगाई। आवाज लगाने की देर थी कि किशन बाहर आ गया। प्रभात उसे लेकर वापस लौटा। रंजीत की नज़र जैसे ही किशन पर पड़ी, वह एकदम से चौंक कर बोला, यह तो वही लड़का है जो... ठीक पहचाना तुमने। प्रभात ने रंजीत की बात काटकर कहा, यह वही लड़का है, इसका नाम किशन है। इतना कहकर प्रभात किशन से संबोधित हुआ। किशन, इन साहब को पहचानते हो? उसने गौतम खन्ना की ओर संकेत किया। जी हाँ, पहचानता हूँ, किशन ने गौतम खन्ना को देखते हुए कहा। ये वही साहब हैं जो आज दोपहर में किशोर साहब से मिलने आए थे। क्या? रंजीत ने चौंक कर किशन की बाह पकड़ ली और फिर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये सचमुच किशोर से मिलने उसके फ्लैट गए थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये साहब मियाँ आज दोपहर में किशोर साहब से मिलने गए थे। गौतम खन्ना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और जितेंद्र कपूर जरूरत से ज्यादा चिंतित नजर आने लगा। और क्या इन साहब को पहचानते हो? प्रभात ने जितेंद्र कपूर की ओर संकेत करके पूछा। हाँ साहब, इन्हें भी पहचानता हूँ। बुढ़े मियाँ के जाने के बाद करीब 5 मिनट बाद ये साहब भी किशोर साहब के फ्लैट में दाखिल हुए थे। रंजीत बारी बारी से कुछ देर तक जितेंद्र और गौतम खन्ना को घूरता रहा, फिर बोला, अब आप लोगों का क्या कहना है? क्या अब भी आप लोग इसी बात पर अड़े रहेंगे कि आज आप लोग किशोर से मिलने उसके घर नहीं गए थे? गौतम खन्ना कोई जवाब नहीं दे सका, अपने सूखे होठों पर जुबान फेरकर रह गया। लेकिन जितेंद्र ने जवाब देने में कोई देर न लगाई। वह बोला, हाँ, मैं आज किशोर से मिलने उसके फ्लैट गया था। कब? आराधना के अंतिम संस्कार से पहले या बाद में? रंजीत ने पूछा। बाद में। जब यही सवाल कुछ देर पहले आपसे प्रभात ने पूछा था तो आपने झूठ क्यों बोला था? क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस मुझ पर खामखा संदेह करने लगेगी।
जितेंद्र ने लापरवाह स्वर में कहा। हाँ साहब, क्यों नहीं, पुलिस का तो काम ही है लोगों पर खामखा संदेह करना, निर्दोषों को सजा दिलवाना, गुंडे बदमाशों की सरपरस्ती करना। बस हम पुलिस वालों को छोड़कर बाकी सारी दुनिया दूध की धोई है। रंजीत के स्वर में भरपूर व्यंग था। खैर, अब जरा यह बता दीजिए कि आप किशोर से किस लिए मिलने गए थे? मैं किशोर से यह पूछने गया था कि यदि उसे आराधना से इतनी ही गहरी मोहब्बत थी तो वह आराधना के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं हुआ था? तो क्या जवाब दिया उसने? उसने जवाब दिया कि वह मेरे डर से वहां नहीं आया था। उसका जवाब पाकर आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस उसे गालियां सुनाकर लौट आया। यानी जब आप उसके फ्लैट से निकले तो वह जीवित था? यह प्रश्न प्रभात ने किया। जी हाँ, जीवित था, 100% जीवित था। खन्ना साहब, प्रभात गौतम खन्ना से संबोधित हुआ, क्या आप नहीं बताएंगे कि आप किशोर के घर किस लिए गए थे? मैं उसका खून करने के इरादे से गया था। गौतम खन्ना एकदम से भड़क कर बोला। अच्छा, लेकिन उसका खून आप कर ना सके, क्योंकि यदि आपने उसका खून कर दिया होता तो आपके बाद जाने वाले मिस्टर जितेंद्र उससे बात कैसे करते? किशोर की लाश से तो इनकी बातचीत हो नहीं सकती थी। हाँ, मैं उसका खून नहीं कर सका, चाहकर भी मैं उसका खून न कर सका। मैंने उस पर अपना रिवॉल्वर तान दिया था, लेकिन उसने मेरा रिवॉल्वर छीन लिया और मुझे वहां से लौटना पड़ा। तो क्या आपका रिवॉल्वर वहीं रह गया था? जी हाँ। कहीं वह रिवॉल्वर .22 का तो नहीं था? रंजीत ने बीच में पूछ लिया। जी हाँ। प्रभात के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उसने पूछा, क्या किशोर का कत्ल .22 के रिवॉल्वर से हुआ है? नहीं, यह सवाल तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि किशोर के पलंग के तकिए के नीचे से एक .22 का रिवॉल्वर बरामद हुआ है। वह रिवॉल्वर जरूर मेरा होगा, गौतम खन्ना शीघ्रता से बोला। साहब, तभी किशन बोल पड़ा, अगर इन बुढ़े मियाँ के लौटते समय किशोर साहब जिंदा थे और इन दूसरे साहब के लौटने के बाद भी वे जिंदा थे, तब तो उनका कत्ल जरूर मेम साहब ने किया होगा। उसने प्रेमा की ओर संकेत किया। सबसे आखिर में यही तो किशोर साहब से मिलने गई थी, किशन ने कहा। क्या? रंजीत उछल पड़ा। मिस्टर जितेंद्र के लौटने के बाद प्रेमा किशोर से मिलने गई थी? हाँ, उत्तर प्रभात ने दिया। और प्रेमा के लौटने के तुरंत बाद तुम एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच गए थे। तब तो जाहिर है कत्ल प्रेमा ने नहीं किया है। कैसे जाहिर है? क्योंकि मिस्टर जितेंद्र जब किशोर के फ्लैट से निकले थे तो किशोर जिंदा था। क्या पता यह झूठ बोल रहे हो, क्या पता खन्ना साहब झूठ बोल रहे हो। मैंने प्रेमा से इस बारे में पूछा था। उसका कहना है कि जब वह किशोर के फ्लैट में दाखिल हुई थी तो वह मरा पड़ा था। प्रेमा तो ऐसा कहेगी ही। कौन कातिल यह कहता है कि उसने कत्ल किया है? रंजीत ने तीव्र स्वर में कहा। तो तुम बिना सबूत के यह कैसे कह सकते हो कि कत्ल प्रेमा ने ही किया है? सबसे पहले खन्ना साहब किशोर के फ्लैट में दाखिल हुए थे। उन्होंने घंटी बजाई थी और किशोर ने दरवाजा खोला था। किशन ने तब आखिरी बार किशोर को देखा था। खन्ना साहब लगभग 5 मिनट तक फ्लैट में रहे थे। उनके जाने के बाद किशोर ने दरवाजा बंद नहीं किया था। उनके जाने के 5 मिनट बाद जितेंद्र साहब फ्लैट में दाखिल हुए थे और कम से कम 10 मिनट तक वहां रहे थे। जितेंद्र साहब के जाने के बाद भी दरवाजा बंद नहीं किया गया था। उनके जाने के 15 मिनट बाद प्रेमा फ्लैट में दाखिल हुई थी। प्रेमा फ्लैट में मुश्किल से 1 या 2 मिनट रही थी और प्रेमा के जाने के तुरंत बाद तुम वहां पहुंच गए थे। अब तुम ही बताओ, तुम इस बात का दावा कैसे कर सकते हो कि प्रेमा ने ही किशोर की हत्या की है, जबकि बाहर बैठा किशन भी नहीं बता सकता कि किशोर किस समय तक जीवित था। हो सकता है खन्ना साहब ने उसकी हत्या की हो और मिस्टर जितेंद्र तथा प्रेमा ने उसकी लाश देखी हो। यह भी हो सकता है कि खन्ना साहब उसे जीवित छोड़ गए हों, मिस्टर जितेंद्र ने उसकी हत्या की हो और प्रेमा ने उसकी लाश देखी हो। और यह भी हो सकता है कि खन्ना साहब और जितेंद्र साहब उसे जीवित छोड़ गए हों और प्रेमा ने उसकी हत्या की हो। यानी इस बात की पूरी गारंटी है कि कत्ल इन तीनों में से किसी एक ने किया है। रंजीत ने उसे बीच में ही टोक दिया। हाँ, कत्ल इन तीनों में से ही किसी एक ने किया है और जिसने भी किया है उसके खिलाफ एक जबरदस्त सबूत इस बंगले में मौजूद है। इस बंगले में? रंजीत ने हैरान स्वर में पूछा। हाँ, इस बंगले में।
और यह तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि आराधना का कत्ल भी इसी बंगले में हुआ है। हाँ, फोन पर तुमने बताया था। तो अब इस बंगले में प्रविष्ट होने से पहले सबको यह चेतावनी दे दो कि कोई भी किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। समझ गए आप लोग? रंजीत ने सबकी ओर देखा। कोई आदमी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। सबने सहमति में सिर हिला दिया। मिस्टर जितेंद्र, प्रभात जितेंद्र की ओर मुड़ा। दरवाजा खोलिए। जितेंद्र ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और स्टॉपर पर लगा दिया। सबसे पहले प्रभात हॉल में दाखिल हुआ। तिपाई के इर्द गिर्द पड़े सोफों को रंजीत की मदद से दरवाजे के पास लगाने के बाद वह बोला, अब आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सिपाहियों को छोड़कर सब हॉल में आ गए थे। सब सोफों पर बैठ गए। प्रभात ने किशन को भी जबरदस्ती एक सोफा चेयर पर बिठाया। ऐसी इज्जत पाकर किशन गदगद हो उठा। रंजीत, उसके बाद प्रभात रंजीत से बोला, आराधना का कत्ल उसके बेडरूम में हुआ था। तुम अपने विभाग वालों को बुलवा लो तो बेहतर हो। मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ, कहकर रंजीत फोन की ओर बढ़ गया। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को पूरी साजो सामान के साथ आने को कहना। ओके। रंजीत ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। कुछ देर तक वह फोन पर बात करता रहा, फिर प्रभात के पास वापस आया। हाँ तो साहिबान, प्रभात ने बारी बारी जितेंद्र, गौतम खन्ना और प्रेमा की ओर देखते हुए कहा, अब मैं कातिल की ओर बढ़ता हूँ। तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। तीनों बड़ी खामोशी से उसे देखते रहे। कातिल ने आराधना के कत्ल का बड़ा शानदार प्लान बनाया था। प्रभात ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन चूंकि वह एक पेशेवर हत्यारा नहीं था, इसलिए आराधना का कत्ल करने के बाद घबरा गया, भयभीत हो गया और गलती पर गलती करता चला गया। गलती पर गलती करता चला गया? रंजीत ने पूछा। हाँ, जैसे आराधना का पर्स यहीं रह गया और पर्स को ठिकाने लगाने का उसे ख्याल नहीं आया, और मरने से पहले आराधना के हाथ में खिड़की का पर्दा आ गया था और उसका एक टुकड़ा फटकर आराधना की मुट्ठी में रह गया था। हत्यारे की यह दूसरी गलती थी कि उसने कपड़े का टुकड़ा आराधना की मुट्ठी से निकालने की ओर ध्यान नहीं दिया। और जो सबसे बड़ी गलती कातिल ने की वह यह थी कि वह अपना अखबार भूल से यहाँ छोड़ गया। प्रभात ने तिपाई पर पड़े इंडियन एक्सप्रेस की ओर संकेत किया। सबकी नजरें तिपाई की ओर घूम गई। यह अखबार यानी कल का यह इंडियन एक्सप्रेस कातिल का है, इसलिए मैं प्रेमा को संदिग्धों की श्रेणी से बाहर करता हूँ। प्रभात आगे बोला। क्यों? रंजीत ने पूछा। क्योंकि प्रेमा इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ती, पेट्रियाट पढ़ती है। प्रभात बोला। ओह, अब बचते हैं खन्ना साहब और जितेंद्र साहब। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। इससे क्या होता है? तभी गौतम खन्ना बोल पड़ा। हजारों लाखों लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं जनाब। प्रभात मुस्कुराया। माना हजारों लाखों लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, लेकिन उन सबके पास आराधना के कत्ल की कोई वजह नहीं थी, जबकि आप दोनों के पास आराधना के कत्ल की वजह थी। खैर, छोड़िए इस बात को। आइए अखबार के बारे में बात करें। यह अखबार कल का है। कल से पहले इस अखबार का कोई वजूद नहीं था, इसलिए कल से पहले यह यहाँ नहीं आ सकता था। जाहिर है कि यह अखबार या तो कल यहाँ लाया गया होगा या फिर आज लाया गया होगा। आप दोनों का यह कहना है कि आप लोग न तो कल यहाँ आए थे और न आज आए थे। अब जबकि आप लोग यहाँ आए ही नहीं थे, तो इस अखबार पर आप लोगों की उंगलियों के निशान मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या मतलब? जितेंद्र कपूर ने शंकित निगाहों से प्रभात को देखते हुए पूछा। मतलब यह है कि अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आकर इस अखबार पर मौजूद फिंगरप्रिंट उतारेगा। उसके बाद आपके और खन्ना साहब के फिंगरप्रिंट से उसका मिलान करेगा। लेकिन प्रभात, रंजीत ने कुछ सोचते हुए कहा, इस अखबार को तो कई लोगों ने हाथ लगाया होगा। क्या कातिल की उंगलियों के निशान इस पर मौजूद होंगे? भाई साहब, और किसी की उंगलियों के निशान इस पर मौजूद हों या ना हो, लेकिन कातिल की उंगलियों के निशान जरूर मौजूद होंगे। आराधना का कत्ल 1 से 2 के बीच हुआ, जबकि यह अखबार कातिल के पास सुबह से ही था। कातिल ने इसे पढ़ा ही नहीं होगा, बल्कि मुट्ठी में लेकर इधर उधर घूमा भी होगा। इस पर कातिल की उंगलियों के ढेरों निशान होने चाहिए। इतना कहकर प्रभात खामोश हो गया। कुछ क्षण बाद वह बोला, इस अखबार पर नूतन न्यूज एजेंसी की मोहर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अखबार
नूतन न्यूज एजेंसी ने सर्कुलेट किया है। खन्ना साहब, क्या आप बताएंगे कि आपके यहाँ अखबार कौन दे जाता है? एक लड़का दे जाता है। और कौन दे जाता है? गौतम खन्ना ने झुंझलाए स्वर में कहा। क्या वह लड़का नूतन न्यूज एजेंसी का कर्मचारी है? प्रभात ने पूछा। नहीं। और जितेंद्र साहब? प्रभात जितेंद्र कपूर से संबोधित हुआ। आपका इस बारे में क्या कहना है? सहसा जितेंद्र बेहद विचलित नजर आने लगा। अपने होठ काटते हुए वह बोला, मेरे घर भी एक लड़का अखबार दे जाता है। नूतन न्यूज एजेंसी से संबंधित लड़का? जितेंद्र कोई जवाब न दे सका। वह साफ साफ भयभीत नजर आ रहा था। बोलिए, जवाब दीजिए, कहिए कि वह लड़का नूतन न्यूज एजेंसी का कर्मचारी है। जितेंद्र के मुख से बोल न फूटा। जितेंद्र साहब, प्रभात ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आपको इस अखबार ने फंसा दिया। इस अखबार से जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है वे आपकी उंगलियों के निशान से मेल खाते होंगे। सहसा जितेंद्र ने तिपाई की ओर छलांग लगा दी, लेकिन प्रभात ने उसे तिपाई तक नहीं पहुंचने दिया। बीच में ही उसे रोककर पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया। जितेंद्र सोफे से टकराया और कालीन पर ढेर हो गया। रंजीत, मिस्टर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लो। इन्होंने ही आराधना और किशोर का कत्ल किया है। प्रभात रंजीत की ओर मुड़कर बोला। रंजीत, जो कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गया था, संभल कर वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर से बोला, सूरज सिंह साहब को हथकड़ियां पहना दो। इससे पहले कि जितेंद्र कपूर उठकर खड़ा होता, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। जितेंद्र साहब, प्रभात बोला, इस अखबार को फाड़कर या नष्ट करके भी आपका कोई भला नहीं होने वाला था, क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान तो उस पत्र पर भी हैं जो आपने आराधना के नाम से मुझे पोस्ट किया था। जितेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। कहर भरी निगाहों से प्रभात को घूरता रहा। प्रभात, रंजीत बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने मिस्टर कपूर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन याद रखो, अगर अखबार पर और पत्र पर इनकी उंगलियों के निशान न मिले तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अगर इन्हें इस बात का विश्वास न होता कि अखबार पर इनकी उंगलियों के निशान मिल जाएंगे, तो ये अखबार को नष्ट करने की कोशिश हरगिज न करते। मेरा अखबार को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तभी जितेंद्र बोल पड़ा। फिर आप अखबार पर क्यों झपटे थे? रंजीत ने पूछा। मैं यह देखना चाहता था कि क्या सचमुच उस पर नूतन न्यूज एजेंसी की मोहर लगी हुई है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या वह अखबार सचमुच मेरा है। क्या सिर्फ मोहर देखकर आप जान सकते हैं कि वह अखबार आपका है या नहीं? जान सकूं या न जान सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर वह अखबार मेरा है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कातिल मैं ही हूँ। क्यों ज़रूरी नहीं है? अगर वह अखबार आपका है तो जाहिर है कि आप ही उसे यहाँ लाए होंगे। कैसे जाहिर है? हो सकता है मेरा अखबार कोई और यहाँ लाया हो। कोई और कौन? प्रभात ने पूछा। आराधना का कातिल, वही जिसने मुझे फंसाने के इरादे से आपके पास आराधना के नाम से पत्र भेजा था और आराधना की लाश मेरी कार की डिक्की में डाल दी थी। हो सकता है वही मेरा अखबार यहाँ रख गया हो ताकि पुलिस मुझे कातिल समझने लगे। ये सारे काम आपने खुद किए थे जितेंद्र साहब। प्रभात ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आराधना के नाम से पत्र भी आपने लिखा था और उसकी लाश अपनी कार की डिक्की में भी आपने खुद ही रखी थी। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम करता? ये काम आपने इसलिए किया था क्योंकि आपकी नज़र में यह बड़ा अक्लमंदी का काम था। क्या मतलब? मेरा मतलब आप खूब समझ रहे हैं। आपने आराधना और किशोर के कत्ल का निश्चय उसी दिन कर लिया था जिस दिन आपने उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा था। आप उन दोनों का कत्ल तो करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं चाहते थे कि कत्ल के इल्जाम में आपको फांसी हो। इसलिए आपने एक शानदार और अनोखा प्लान बनाया। आपका प्लान ऐसा था कि पहले आप पर आराधना के कत्ल का संदेह हो और फिर आप पर से खुद ब खुद संदेह हट जाए। इस दिशा में आपने सबसे पहला काम यह किया कि आराधना की हैंडराइटिंग से मिलती जुलती हैंडराइटिंग में एक पत्र लिखकर 10,000 रुपयों के साथ मुझे पोस्ट कर दिया। पत्र की मुझ पर वही प्रतिक्रिया हुई जो आपने सोचा था। यानी मैं यह समझने लगा कि आप अपनी पत्नी का कत्ल करना चाहते हैं। पत्र आपने परसों पोस्ट किया था और कत्ल के लिए कल का दिन चुना था। आपने कल 1 बजे आराधना को वोल्गा रेस्टोरेंट लंच के लिए बुलाया था। वह आई
तो आप उसे लेकर इस बंगले में आए। यहाँ आपने उसका कत्ल किया और उसकी लाश अपनी कार की डिक्की में रख दी। उसके बाद ऑफिस लौट गए। कार आपने हमेशा की तरह मेन पार्किंग में ही खड़ी कर दी। करीब 5 बजे आप ऑफिस से निकले और कार लेकर घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाकर आपने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया और पुलिस को यह टिप दी कि आपने अपनी पत्नी आराधना कपूर की हत्या कर दी है। और मैंने यह कहा है कि मैंने आराधना की हत्या कर दी है? जितेंद्र ने उसे बीच में ही टोक कर पूछा। यह बात मैं अपने ढंग से कह रहा हूँ। आपने गुमनाम कॉल की थी और कहा था जितेंद्र कपूर नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी आराधना कपूर की हत्या कर दी है और लाश को अपनी कार की डिक्की में रखकर ठिकाने लगाने के इरादे से अपने ऑफिस से निकलने ही वाला है। यह फोन करके आप अपने घर पहुंचे। कत्ल के प्लान के साथ साथ आपने जरूरी काम से कलकत्ता जाने की बात भी फैला दी थी। घर आते ही आपने कार बैक की और अपना सामान एक सूटकेस में भरकर एक नौकर को आदेश दिया कि वह सूटकेस को कार की डिक्की में रख दे। नौकर ने जब डिक्की में आराधना की लाश देखी तो चीखता चिल्लाता आपके पास आया। आपने भी हाय तौबा मचाने का नाटक किया और पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर दिया। आपके नाटक का पहला भाग यहाँ बड़ी सफलता से समाप्त हुआ। हम लोग इस सोच में पड़ गए कि अगर आराधना का कत्ल आपने किया था तो लाश को अपनी कार की डिक्की में रखे रखे क्यों घूम रहे थे, और आपने लाश को कहीं ठिकाने लगाने की बजाय पुलिस को खबर क्यों की। उसके बाद नाटक का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। आपने आराधना वाला पत्र देखने की इच्छा प्रकट की। हमने पत्र दिखाया तो आपने यह कहकर हमारे हाथों के तोते उड़ा दिए कि वह पत्र आराधना का लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद वही हुआ जो आप चाहते थे। मैं और रंजीत यह समझने लगे कि आराधना के कातिल आप नहीं हैं, कोई और है। आपको फंसाने के इरादे से उसने आराधना के नाम से एक झूठा पत्र लिखा। उसके बाद आराधना का कत्ल किया, आपकी कार चुराकर उसमें लाश डाली और बाद में हमें यह टिप दे दी कि आपने आराधना का कत्ल कर दिया है और लाश को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। इतना कहकर प्रभात कुछ क्षणों के लिए खामोश हुआ और फिर कहने लगा, जितेंद्र साहब, आपका प्लान एकदम परफेक्ट था। आपकी ओर से मेरा और पुलिस का ध्यान एकदम हट गया था। हमने यह मान लिया था कि कातिल कोई और है। अगर आपने आराधना का कत्ल इस बंगले में न किया होता और किशोर के कत्ल में जल्दबाजी न की होती तो आपकी और मेरा ध्यान हरगिज न जाता। जब किशोर से मैंने आराधना के कत्ल के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि कत्ल जरूर आपने किया है और इस खाली बंगले में किया है। उसकी बातों से मैं यह सोचने पर मजबूर हुआ, कातिल कोई भी हो, आराधना का कत्ल वह इस खाली बंगले में बड़ी सहूलियत से कर सकता था। मैंने इस बंगले की तलाशी लेने का निश्चय किया और चोरी से बंगले में घुसा। बंगले में मुझे आराधना का पर्स मिला और खिड़की का वह पर्दा नजर आया जिसका एक छोटा सा टुकड़ा मृत आराधना की मुट्ठी में पाया गया था। मैं समझ गया कि आराधना का कत्ल इसी बंगले में हुआ था। तभी मेरी नज़र टिपाई पर पड़े कल के इंडियन एक्सप्रेस पर पड़ी। मैंने देखा उस पर नूतन न्यूज़ एजेंसी की मोहर लगी थी। मैं समझ गया कि वह इंडियन एक्सप्रेस या तो आराधना लाई थी या फिर हत्यारा लाया था। यह सब जानने देखने के बाद मैंने रंजीत को यहाँ बुलाने के इरादे से फ़ोन किया तो पता चला कि किशोर का कत्ल हो चुका था। एक बार फिर प्रभात कुछ देर के लिए खामोश हुआ। उसके बाद उसने पूछा, जितेंद्र साहब, क्या आप यह बताना पसंद करेंगे कि आपने किशोर के कत्ल में इतनी जल्दबाजी क्यों की? जितेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। मुंह फेर कर वह दूसरी ओर देखने लगा। मत बताइए, प्रभात ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। वैसे मेरा जो ख्याल है वह मैं प्रकट कर देता हूँ। इतनी जल्दी किशोर के कत्ल का आपका इरादा नहीं था, लेकिन जब आपने यह जाना कि प्रेमा के पास आराधना और किशोर के कत्ल की तगड़ी वजह थी तो आपने किशोर के कत्ल का और दोनों कत्लों का इल्जाम प्रेमा पर थोपने का फैसला कर लिया। प्रेमा के पास आराधना और किशोर के कत्ल की क्या तगड़ी वजह थी यह मैं नहीं जानता हूँ, जितेंद्र बोला। पहले नहीं जानते थे, लेकिन कल रात को जान गए थे, तब जब आपके बंगले के एक कमरे में मैं प्रेमा से बात कर रहा था और आप वहीं कहीं छुपकर हमारी बात सुन रहे थे। जितेंद्र ने कुछ कहने के लिए मुख खोला
तो प्रभात ने उसे हाथ के संकेत से चुप कराते हुए कहा, टोकिए मत, सुनते जाइए। हमारी बातें सुनने के बाद आपने किशोर के कत्ल का प्लान बना लिया। आराधना का अंतिम संस्कार करने के बाद आप किशोर के फ्लैट पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। आप अंदर घुसे। किशोर उस समय अपने बेडरूम में था। आपने बेडरूम में घुसकर उसे शूट किया और किशोर के नाम से प्रेमा को फोन कर दिया। प्रेमा से आपने जो कुछ कहा उसका नतीजा यह निकला कि वह उसी समय किशोर के कत्ल के इरादे से अपने बातिक शॉप से निकल पड़ी। उसके बाद आपने किशोर के नाम से पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया और यह कहा कि उसे प्रेमा ने गोली मार दी है। आपका ख्याल यह था कि प्रेमा किशोर के फ्लैट पहुंचेगी और उसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के आने से पहले प्रेमा वहां से जा चुकी थी। किशोर का कत्ल हो चुकने के बाद भी मैं यह नहीं जानता था कि हत्यारा कौन है। जब मैंने किशन से बात की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे किशोर से बात करके जाने के बाद और पुलिस के वहां आने से पहले एक लड़की और 2 मर्द किशोर के फ्लैट में दाखिल हुए थे। मैं समझ गया कि आराधना और किशोर का कातिल इन्हीं तीनों में से कोई एक है। मैंने किशन से उन तीनों का हुलिया पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि किशोर से मिलने आने वालों में से एक तो प्रेमा थी, दूसरी खन्ना साहब थे और तीसरी शायद आप थे। उसके बाद मैंने प्रेमा से बातचीत की और इस निश्चय पर पहुंचा कि वह कातिल नहीं है। प्रेमा से मुझे यह भी पता चला कि आराधना कोई अखबार नहीं पढ़ती थी। अब मेरे सामने आप और खन्ना साहब थे। मैं नूतन न्यूज़ एजेंसी पहुंचा। एजेंसी के मालिक को मैंने आपका और खन्ना साहब का नाम पता बताकर पूछा कि उनमें से किसके यहाँ वहाँ से इंडियन एक्सप्रेस जाता है। तो एजेंसी के मालिक ने बताया कि उसकी एजेंसी से आपके घर इंडियन एक्सप्रेस और कुछ मैगजीन्स जाते हैं। यह उत्तर पाते ही मैं समझ गया कि आराधना और किशोर के हत्यारे आप हैं। उसके बाद केस की कड़ियाँ खुद ब खुद जुड़ती चली गई और नतीजा आपके सामने है। अपनी बात समाप्त करके प्रभात ने एक सिगरेट सुलगाई और 3-4 तृप्तिपूर्ण कष्ट लेने के बाद बोला, अब कहिए जितेंद्र साहब, क्या कहना है आपको? हाँ, तुमने जो कुछ कहा सब ठीक है। सहसा जितेंद्र उत्तेजित होकर पागलों के समान चीख पड़ा। मैंने ही उन दोनों का कत्ल किया है। मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। अपनी कुल्टा पत्नी का कत्ल करना कोई गुनाह नहीं है। पत्नी के आशिक को जहन्नुम रसीद करना कोई पाप नहीं है। अपने किए पर मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया ठीक किया। कपूर साहब, रंजीत ने जितेंद्र के खामोश होने की बात कहा, अब जब आपने इकबाल जुर्म कर लिया है तो जरा तफसील से आराधना के कत्ल के बारे में बता जाइए। जितेंद्र कुछ देर तक शांत होने का प्रयत्न करता रहा, फिर बोला, मैंने आराधना को लंच के लिए 1 बजे वोल्गा रेस्टोरेंट बुलाया था। ठीक समय पर वह आई। मैंने 2 लंच पैकेट बंधवाए और मेन पार्किंग में आया। कार में बैठकर हम इस बंगले में आए। उस समय मेरे हाथ में लंच के दोनों पैकेट और यह अखबार इंडियन एक्सप्रेस था। इंडियन एक्सप्रेस तिपाई पर और लंच पैकेट डाइनिंग टेबल पर रखकर मैं आराधना के साथ उसके बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम में पहुंचते ही मैं उसे गुदगुदी करने लगा। वह हंसते हंसते पलंग पर ढेर हो गई। तभी मैंने जेब से रस्सी निकाली और उसके गले में फंसाकर कसने लगा। उस समय मैं इतना घबराया, बदहवास और उत्तेजित था कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसने खिड़की के पर्दे को पकड़ रखा था और पर्दे का एक टुकड़ा फटकर उसके हाथ में आ चुका था। आराधना का कत्ल करने के बाद मैंने उसकी लाश अपनी कार की डिक्की में ठूंस दी। बंगले से रवाना होते समय मैंने लंच के दोनों पैकेट तो साथ ले लिए, लेकिन अपना अखबार ले जाना भूल गया। आराधना के पर्स की ओर भी मेरा ध्यान नहीं गया। रास्ते में रस्सी और एक लंच पैकेट मैंने फेंक दिया और दूसरा लेकर ऑफिस चला गया। इस आने जाने और कत्ल करने में आपको कितना समय लगा होगा? रंजीत ने पूछा। तकरीबन आधा घंटा। मैं लगभग 1 बजे ऑफिस से निकला था और करीब 1:30 बजे मैं अपने ऑफिस में आ चुका था। किशोर के कत्ल के बारे में प्रभात ने जो कुछ कहा, क्या वह सब सच है? जी हाँ, सचमुच मेरा इरादा इतनी जल्दी किशोर का कत्ल करने का नहीं था। मैंने सोचा था 1 आध महीने बाद कोई अच्छा सा मौका देखकर मैं उसका कत्ल करूंगा, लेकिन प्रेमा और प्रभात साहब की बात सुनकर
जब मैंने यह जाना कि प्रेमा के पास किशोर और आराधना के कत्ल की वजह थी तो मैंने फौरन किशोर का कत्ल करने का निश्चय किया। बस मैंने प्रेमा को फंसाने का प्लान बनाकर किशोर का कत्ल कर दिया। कैसे? मैं साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर लेकर किशोर के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। मैं ड्राइंग रूम में जा घुसा। किशोर ड्राइंग रूम में नहीं था। बेडरूम से उसकी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। रिवॉल्वर हाथ में लेकर मैं बेडरूम में घुसा और शेल्फ के निकट खड़े किशोर को गोली मार दी। एक हाथ के साथ वह जमीन पर गिरा और कुछ क्षण छटपटाकर मर गया। उसके मरते ही मैंने पहले उसके नाम से प्रेमा को फोन किया और फिर पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके वहां से निकल गया। यानी आराधना के अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले ही रिवॉल्वर आपने अपने पास रख लिया था? प्रभात ने पूछा। जी हाँ, रिवॉल्वर और साइलेंसर मैंने अपनी कार के डैशबोर्ड के खाने में रख लिया था। कार को गर्ड रोड के टैक्सी स्टैंड के पास खड़ी करके मैंने रिवॉल्वर में साइलेंसर फिट किया और रिवॉल्वर को जेब में डालकर पैदल किशोर के फ्लैट तक गया था। जितेंद्र के खामोश होने के बाद रंजीत ने प्रभात से कहा, बाकी सारी बातें तो साफ हो गई, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आखिर वे 2.5 लाख रुपए कहाँ गायब हो गए जो आराधना ने कल बैंक से निकाले थे? वे रुपए गाली मार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के किसी लॉकर में हैं, प्रभात ने कहा। लॉकर में? रंजीत ने हैरानी से पूछा। वह वहां कैसे पहुंच गए? पहुंच नहीं गए बल्कि पहुंचाए गए। किशोर ने कंपनी के शेयर वगैरह खरीदने के इरादे से आराधना से मांगे थे और आराधना ने उसे देने के लिए ही निकाले थे। आज जब मैंने किशोर से बातचीत के दौरान पूछा तो उसने कहा कि पुलिस उस व्यक्ति को हत्यारा समझ रही है जिसके पास 2.5 लाख रुपए हैं, तो वह डर गया और रुपए फ्लैट से निकालकर बैंक के लॉकर में रख दिए। चाबी उसके फ्लैट में ही कहीं होगी। कुछ चाबियां उसके घर से मिली तो हैं। मेरा ख्याल है उन्हीं में लॉकर की चाबी भी होगी। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। गाड़ी की आवाज सुनकर रंजीत बाहर गया और कुछ क्षण बाद विभाग के लोगों के साथ वापस लौटा। प्रभात ने उससे इजाजत ली और प्रेमा तथा किशन के साथ वहां से विदा हो गया। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही रोमांचक उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।